हाँ, ये तो आज पढ़ते हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, दो चार्ज के बीच लगने वाले बल के बारे में और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण की बात हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिर्फ आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के टाइम में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट भी करना है। तो स्टार्ट कीजिए हमारे साथ, टॉपिक लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा अपना चैनल VM साइंस एकेडमी। तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे। और जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, उनके पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ टॉपिक लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र को, लेकिन बहुत सारे लोग इसको याद किए होंगे, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे और कुछ लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे। तो जो पढ़े हैं याद है उनका रिवाइज हो जाएगा, जो लोग भूल गए हैं उनको याद आ जाएगा और जो लोग पढ़े हुए नहीं किए हैं उनको तो भी कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। क्योंकि आज आपको ये जो आपका सेशन चल रहा है ये उतना डीप में आपको नहीं जाएगा जितना कि आपको डीप में क्लासेस पहले चलाए गए थे। अभी आपको सिर्फ वही क्लासेस दिए जाएंगे जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसका आंसर लिखना है, उसी तरह से सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज चल रहा है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि एग्जाम में आंसर लिखे तो कैसे लिखे, क्वेश्चन लग गया कूलॉम्स लॉ तो उसको लिखे तो कैसे लिखे। तो वो लिखने की समस्या आपको खत्म होगी। तो जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स है सबको क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर कोई चार्ज कहीं रेस्ट कंडीशन में हो, अगर कोई चार्ज Q आपको चार्ज होता है, आवेश होता है, Q आपका क्या होता है, आवेश होता है। अगर आवेश कहीं रेस्ट में हो यानी विराम अवस्था में हो, अगर आवेश विराम अवस्था में चुपचाप एक जगह बैठा हुआ हो, रुका हुआ हो, एकदम स्थिर हो, तो अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है जहां तक इसका प्रभाव काम करता है। यहां तक अपने जैसे आवेश को आने से रोकेगा और दूसरे प्रकार के आवेश को खींच लेगा। यानी कि अगर ये प्लस है तो दूसरे प्लस आवेश को ये अपने जो ये क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र के सीमा पर ही रोक देगा, अंदर आने नहीं देगा। यानी यहाँ पे क्या करेगा, ये विकर्षण बल लगाएगा। वही अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, ये खींच लेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेम चार्ज रहेगा तो सटेगा, अलग अलग चार्ज रहेगा तो हटेगा। तो ये बात है कि अगर कोई चार्ज कहीं पे है तो अपनी चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जहां तक उसका प्रभाव काम करता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। तो डेफिनेशन बन जाता है कि किसी आवेश के अगल बगल का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव काम करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतीय क्षेत्र। तो डेफिनेशन लिखना हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, पेन कॉपी कलम उठा लेंगे और लेट नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है, लिखते हुए चलेंगे कि किसी आवेश के अगल बगल या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव कार्य करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे साथ लिख लेंगे कि किसी आवेश के, कोई भी आवेश हो बस रुका हुआ होना चाहिए, तो किसी आवेश के अगल बगल का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव कार्य करता है, जहां तक उसका प्रभाव कार्य करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक Q चार्ज यहाँ पे है और इतना दूर तक क्या करता है, ये अपना प्रभाव दिखाता है, तो ये क्या हुआ, इसका विद्युतीय क्षेत्र हुआ।
यही क्या हुआ, इसका विद्युतीय क्षेत्र हुआ, है कि नहीं। इसमें एक छोटी सी और टॉपिक आती है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आपको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है अलग अलग तरीके से, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सीधा सीधा जैसे ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें अगर कोई एक और छोटा सा चूहा भर के एक चार्ज को लेकर के आए Q0, एक छोटा सा चार्ज को यहाँ लेकर आए, तो ये क्या कहेगा, ये आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज था, ये छोटा सा Q0 चार्ज को कहीं से, याद रखना अगर कोई चार्ज को कहीं से ला रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये क्या कहेगा, इसको कहेगा कि चल भैया तो हमारे फील्ड से बाहर हो जा। तो इस पर क्या करेगा, यह एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसके कारण इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो चूहा भर के छोटा सा चार्ज आप लाए थे, ये कुछ बल का अनुभव करेगा अपने ऊपर। इसको ऐसा लगेगा कि कोई हमें धक्का दे रहा है, कोई हमें पीछे से ढकेल रहा है। तो ये जितना बल का अनुभव करेगा Q0, वही बल क्या कहलाएगा, वही बल क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, है कि नहीं। इसमें आने वाला एकांक चार्ज, एकांक चार्ज Q0 में एकांक चार्ज, 1 कूलम चार्ज पर जितना इधर से बल लगेगा वही क्या होगा, आपका तीव्रता। तो इसका डेफिनेशन होता है कि किसी आवेश, जैसे इसका आएगा डेफिनेशन तो आपको इतना ही लिखना है ना, ये फिगर को बना देना है, इसके लिए आपका इतना ही है, इसके लिए हम समझा रहे थे। किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को तीव्रता कहते हैं। देखो क्या होगा, जैसे कि आपको Q का ये विद्युतीय क्षेत्र था, इस Q आवेश का ये क्या था, विद्युतीय क्षेत्र। इसमें एक छोटा सा चार्ज आप Q0 को लाए जो कि प्लस में था, तो इधर से क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। यानी कि सिंस Q0 पर कितना बल लग रहा है बाबू, F, Q0 पर कितना बल लग रहा है, F, तो एकांक धन आवेश पर कितना, यानी कि एक आवेश पर कितना बल लगेगा, F बटा Q0, यही तीव्रता हो गया। याद रखेंगे इसे E द्वारा सूचित किया जाता है, E द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते E इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, F बटा Q0। Q0 क्या था, एक चूहा भर के चार्ज है जिसको हम विद्युतीय क्षेत्र में लाए थे, और इस पर बल कितना लगा, F, तो Q0 पर F, तो 1 पर कितना लगा, F बटा Q0, और Q0 पर F बल लगा तो 1 पर कितना लगेगा, F बटा Q0। अगर इसका यूनिट मात्रक की बात करें तो याद रखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपका बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। तो अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आता है तो ये चीज़ आपको दिखा देना होगा। तो ये आपको जब भी आता है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र आता है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ देना है, मन करे तो ये बना देना है, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा तो इतना सारा काम आपको करके देना है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एग्जाम में नहीं आती है, एग्जाम में आता है कि एक पॉइंट आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता बताओ। तो जल्दी से इसको नोट करो, तो आते हैं फिर से सिलेबस में, है कि नहीं। ये बता दिए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला यूज होगा ना, इसलिए। तो ये आपको एग्जाम के लिए वो है। चलो अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। देखो ये आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र। एग्जाम में तीव्रता नहीं लिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र लिखेगा, तो समझ जाना होगा। तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिलेबस में देखना आपको ये मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र कहो या सीधा सीधा इसको क्या बोलो, तीव्रता बोलो।
तो बिंदु आवेश के कारण जब आपको तीव्रता पढ़ना है तो अभी तीव्रता आपने देखा था कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। यहां आपको एक आवेश के कारण तीव्रता, ये तो आवेश ने अपने ऊपर बल का अनुभव किया था, है कि नहीं। तो चलो एक काम करते कि एक चार्ज ले लिए, पॉइंट चार्ज, ये क्या हम ले लिए, बिंदु आवेश ले लिए। तो बिंदु आवेश एक बिंदु पर आवेश है तो रुका हुआ है। अरे गधेड़ा, अभी तुरंत बताए थे कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। चारों तरफ ये क्या बनाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। तो एक पॉइंट चार्ज ले लिए, ये बना लिया विद्युतीय क्षेत्र। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक और छोटा सा चूहा भर के चार्ज को लेकर के मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो ये क्या करेगा, दोनों के बीच एक बल लगने लगेगा F, है कि नहीं। तो यहाँ पे तीव्रता कितना हो जाएगा, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो इसको नोट कर लेंगे कि माना Q आवेश, Q बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश था Q बिंदु आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में एक क्यू नॉट आवेश को r दूरी पर लाया जाए तो इस पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे बल लगने वाला है। ये क्या करेगा, इसको ढक लेगा, इसको ढक लेगा, ये ढक लेगा, ट्र, ये बाहर निकलेगा। तो जितना बल लगेगा वही तो तीव्रता होता है। तो देख लो बल कितना लगेगा, बल किसके नियम से, कूलॉम का नियम से, जो कि F इक्वल टू का होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना बल है। ये भैया बाई कूलॉम्स लॉ से हमको यही बल मिला है, कल पढ़े हैं। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो उस लेक्चर को देख लेंगे, वहां पे उनको कूलॉम महाशय का लॉ मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, जो यहां बल लगने वाला F इक्वल टू के Q1 के जगह पर क्या हो जाएगा Q, और Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा Q नॉट, और डिस्टेंस तो R ही है तो R स्क्वायर। अब सिंस हम लोग पढ़े कि जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इक्वल टू क्या होती है बाबू, Q नॉट होती है। E इक्वल टू क्या होता है, F बटा Q नॉट होता है। तो यहाँ से हम E इक्वल टू निकाले तो F के जगह यहाँ पर हम रख देंगे K Q नॉट बटे R स्क्वायर, और बट्टा में Q नॉट का Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट मर जाएगा। तो E इक्वल टू K Q बटे R स्क्वायर, और ज़्यादा चाहें तो E इक्वल टू K के जगह यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में Q बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इतना सारा चीज़ करके तुम दोगे और तुमको मिलने वाला है बाबू 3 मार्क्स। ये आपको टॉपिक आने वाला है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फिगर इतना लिखना है, ये आपको डेरिवेशन देना है और 3 नंबर आपके सामने है। सेम इसी तरह से लिखना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ओवर हो खेला तो गोबर हो खेला। तो इतना सारा चीज़ आपको करना है, कुछ नहीं करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा, एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश लेना है, चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बनाना है, और इसमें एक छोटा सा चार्ज को लाना है। तो भैया चार्ज को लाएंगे तो इस पर बल लगाएगा, मान लो बल F लगाया, कितना दूरी पर आए थे, R दूरी पर। इसको लिख दिए कि माना Q बिंदु आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में एक Q नॉट आवेश को R दूरी पर लाया जाए तो इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू कूलॉम का नियम से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 के जगह यहाँ पर Q, Q2 के जगह यहाँ पर Q नॉट, और डिस्टेंस तो R था। अब चूंकि हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे E इक्वल टू F बटा Q नॉट, अभी तुरंत जस्ट पीछे, तो F के जगह यहाँ पर K Q नॉट बाई R स्क्वायर, नीचे Q नॉट का Q नॉट से Q नॉट मर गया, बचा E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। K की जगह यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे, कांस्टेंट का मान होता है कि नहीं। तो इस तरह से आपका बिंदु आवेश के कारण तीव्रता खत्म। इसके बाद पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र बना कैसे, तो चार्ज से क्या होता है, कुछ लाइंस निकलते हैं बाहर की ओर। चार्ज से क्या होते हैं, कुछ लाइंस निकलते हैं और कहीं जाते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, और यही है फिजिक्स का कमाल। तो आइए देखते हैं कि ये विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है।
और यहाँ से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आएंगे, या तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आएंगे, नहीं तो उसका गुण आएगा, क्योंकि कैरेक्टर भी फिजिक्स में अहम रोल निभाता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आपके। अरे लक्षण यार, तुम्हारा भी एक लक्षण होगा, है कि नहीं? सबका लक्षण होता है। हाँ, कोई कोई के को लक्षण भी होता है। और देखो, बात करते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। देखो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं। जैसे कहीं कोई चार्ज रख दिया, अभी हमने बताया कि कहीं एक चार्ज रख दिए छोटा सा, तो चारों ओर क्या करता है? विद्युतीय क्षेत्र बना लेता है। आखिर ये विद्युतीय क्षेत्र कैसे बन गया? तो इसके पीछे रीजन है। देखो, हर एक काम के पीछे रीजन होता है। कुछ वो तुम करो, उसके पीछे रीजन है। तुम्हें भूख लगता है तो उसके पीछे रीजन है, कारण है। कोई चीज करो, उसके पीछे कारण है। तो आवेश रख दिए, उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बन गया। काहे बन गया? तो एकर पीछे भी एक कारण है। अब भैया वो कारण क्या है? तो आवेश रख देते हैं तो क्या होता है कि उससे बहुत सारे लाइंस निकलने लगते हैं, जो कि हमें नहीं दिखता है। वो हमें दिखता नहीं है। वो लाइंस जहां तक अपना प्रभाव दिखाता है वही विद्युतीय क्षेत्र होता है। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र से क्या होता है? बहुत सारे लाइंस निकलते हैं। तो कह सकते हैं हम कि किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र से निकलने वाली काल्पनिक रेखाओं को, हमको दिखेगा नहीं, ये सब फील किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र आपको दिखेगा नहीं, तो लाइंस भी आपको दिखेंगे नहीं, तो बस फील करना है। काल्पनिक रेखाओं को विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एकदम छोटा छोटा आपको डेफिनेशन एग्जाम में आएगा, ज़्यादा लंबा कुछ करना नहीं है। बस किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र से, एक आवेश है ये लो, पॉजिटिव आवेश है, इसका विद्युतीय क्षेत्र है। यहाँ से क्या हो रहा है आपका? ये देखो लाइंस निकल रहे हैं, यहाँ से आपके क्या हो रहे हैं? लाइंस निकल रहे हैं। इसी लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। तो याद रखना, इसके कुछ गुण होता है। गुण बोले तो लक्षण, कि हमेशा धन आवेश से निकलते हैं। हमेशा क्या होते हैं? धन आवेश से निकलते हैं। तो कह सकते हैं कि यह धन आवेश से निकलते हैं। अब बात है कि धन आवेश से निकलते हैं तो जाएंगे कहाँ? तो ऋण आवेश में। ये आपका माइनस चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइंस जाएगा। यहाँ पे लाइंस आपको क्या होगा? जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश में क्या होगा? जाएगा। तो यह धन आवेश से निकलते हैं। दूसरा बात कि यह ऋण आवेश में सिमटते हैं। ऋण आवेश में सिमटते हैं। तीसरा कंडीशन याद रखना कि जब धन आवेश से निकलते हैं तो इस पर धन आवेश गति कर सकता है, लेकिन जब दो गो धन आवेश जाएगा तो एक दूसरा पर बल लगा सकता है, तो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकता है। तो याद रखना कि ये लाइंस है, धन आवेश से निकला है, तो इस पर एक गो धन आवेश तो आराम से जा सकता है, उसको कोई रोक टेक नहीं है कि नहीं? तो याद रखना कि इस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। एकांक धन से एक वो धन आवेश आराम से चल सकता है, ऋण आवेश नहीं चलेगा, क्योंकि ये धन आवेश से निकल रहा है तो उस पर ऋण आवेश कहाँ से आएगा? तो एकांक धन आवेश इस पर आसानी से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कंडीशन कि दो रेखाएं आपस में कभी कटती नहीं है। एक वाव इसे गया तो एक वाव इसको काटेगा नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं। जितना ऊपर निकलता है उतने नीचे निकलता है, जितना दायां निकलता है उतने बायां निकलता है। तो एक चीज और याद रखना कि यह हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक बोले तो जितना ऊपर निकलेंगे उतने नीचे। देखो ऊपर नीचे मतलब जितना लेफ्ट उतना राइट। हमेशा ऐसा नहीं है कि ऊपर से 4 गो निकला तो नीचे से 3 गो निकलेगा, ऐसा नहीं।
हमेशा सिमेट्रिक, जितना ऊपर निकलेंगे उतने नीचे, जितना दाया उतने बाया, जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना ऊपर उतना नीचे, हमेशा एकदम जितना आगे उतना पीछे, चारों तरफ से एक बराबर निकलेगा, तो सिमेट्रिक होते हैं। 5वां नंबर कि दो रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती है, आपस में कभी नहीं कटती है। अब बात है भाई का है, तो ये रेखाएं निकल रहे हैं, याद रखना कि ये रेखाएं जने जाएगा विद्युतीय क्षेत्र वो नहीं होगा। अब भैया रेखा एने आएगा तो विद्युतीय क्षेत्र एने, ये लाइन एने आएगा तो विद्युतीय क्षेत्र एने, ये 4 से रेखा गोले गोले जा रहा तो विद्युतीय क्षेत्र गोले गोले, है कि नहीं। तो ये विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन दे रहा है। और याद रखना कि एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन एक एक हो सकता है, एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। अगर दो लाइंस कट जाता है, मान लो इस बिंदु पर एक लाइन सही से गया, एक लाइन सही से गया, तो ये लाइंस कहेगा कि विद्युतीय क्षेत्र इधर है और ये लाइंस कहेगा कि विद्युतीय क्षेत्र इधर है। और इसी बिंदु पर दोनों है, यहाँ से एक विद्युतीय क्षेत्र यहाँ मिल रहा है, यहाँ से एक विद्युतीय क्षेत्र इधर मिल रहा है। तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की एक ही डायरेक्शन संभव होती है। तो दो रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, संभव नहीं है। याद रखना, एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ये जब भी होगा आपस में कभी कटने वाला नहीं है, याद रखना। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। और भी पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का आता है। एक और होता है कि इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो लंब होता है, इस पर लंब की दिशा को दिखाता है जो स्पर्श रेखा है। तो उतना सारा चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये 5 पॉइंट में से अगर गुण 2 नंबर का आता है 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का आता है 3 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर का आता है 4 पॉइंट, ऐसे 2 ही नंबर का आता है तो 2 गुण इसमें से। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वाला आपको आप याद रखेंगे। ये 5 नंबर गुण को आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे आसानी से। एक ये हो गया, बाकी एक कोई लिख दो, 2 नंबर का आपका काम हो गया। अगर ये पूछता है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते 1 नंबर का, तो ये लिख दो। याद रखना, धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश में जाता है। अगर यहाँ पे आपका धन आवेश है, यहाँ पे आपका ऋण आवेश है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जाएगा। यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जाएगा। मतलब यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर ही क्या होगा, आपको आएगा। इस तरह का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आएगा। इस तरह का काम होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के साथ। क्लियर है? तो जल्दी से नोट कर लेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं को। हमारे साथ नोट करते हुए चले, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, 2 महीने की टाइम है। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, अभी से आप जुनून लगा करके तैयार हो जाओ। अरे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 करके दिखाएंगे इन फिजिक्स में। बस जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो, नंबर कटने वाला नहीं है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। जल्दी नोट करो। तो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कंप्लीट हुआ। अरे है, रेखा पढ़ा दिए सर, ये तो मैथ्स की बातें थी, हमने भी रेखा पढ़ा है। यहाँ विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं थी। यहाँ रेखा का मतलब हुआ काल्पनिक रेखा। ये रेखा आपको दिखाई देने वाली नहीं है, मैथ वाला रेखा आपको दिखता है और आपको क्लास वाली रेखा भी दिखती होगी, लेकिन ये आपका वो रेखा नहीं है। ये रेखा आपका काल्पनिक रेखा है जो दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको। तो कहीं और की बातें याद मत करो और क्लास पर ध्यान दो, टाइम बहुत कम है। चलो इसके बाद पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव, बात करें हम विद्युतीय द्विध्रुव को तो नाम से क्लियर है, द्विध्रुव यानी डाइपोल होगा। तो याद रखना कि जब इसमें क्या होता है कि जब 2 आवेश एकदम सेम परिमाण के हैं, सेम मैग्नीट्यूड का, 2 कूलम का तो दोनों 2 कूलम का, तो जब 2-2 कूलम का 2 आवेश, 2-2 कूलम का 2 आवेश, या 3-3 कूलम का 2 आवेश, 4-4 कूलम का 2 आवेश, 5-5 कूलम का 2 आवेश, अरे कितना कूलम का भी 2 आवेश। तो जब 2 समान आवेश, समान परिमाण वाले आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, एगो प्लस तो एगो माइनस, 2 प्रकृति तो होता है। आवेश के पास कितने नेचर होते हैं, 2 नेचर होते हैं, एक प्लस में हो सकता है और एक
माइनस में हो सकता है। तो जब दो समान परिमाण आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे से काफी नजदीक आ जाते हैं तो भैया क्या बनाते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं। तो डेफिनेशन इसका हो जाता है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर, 12 बोले तो काफी छोटी लंबाई होती है ना, 12 दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। लो, जब दो समान परिमाण एकदम एक बराबर परिमाण वाला आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति, कहने का मतलब एक चार्ज आपका ये हुआ और एक चार्ज आपका ये हुआ, दोनों के बीच की दूरी 12 है जो कि एकदम छोटी दूरी है। ये 12 क्या होती है, बहुत ही छोटी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ये मान लेते हैं माइनस क्यू है और ये क्या है आपका प्लस क्यू है। ये आपका माइनस क्यू है और ये क्या है आपका प्लस क्यू है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया डाइपोल, इसी को कहते हैं द्विध्रुव ना। इसमें याद रखना इसका आघूर्ण आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ देगा तो आघूर्ण को क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। इसका मोमेंटम को आपको याद रखना होगा ना। इसका आघूर्ण क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो याद रखना कि विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है बाबू, इसको P से डिनोट करते हैं ना। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण P किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब क्यों होता है तो ज़्यादा रीजन से भी मतलब नहीं है हमको, मतलब एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर ये टॉपिक आ जाएगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हाँ समझा दे रहे हैं, समझना जरूरी है कि विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होता है, अभी देखिए कि जो द्विध्रुव होता है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है। तो आघूर्ण क्या हो जाता है कि कोई एक आवेश को ले लो, अरे भैया यहाँ जितना है आवेश यहाँ उतने हैं, बस यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो कोई एक आवेश पकड़ लो तो दोनों में से कोई आवेश पकड़ेंगे क्यू आएगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। कोई एक आवेश का परिमाण लेना है हमें, मैग्नीट्यूड लेना है किसी एक आवेश का परिमाण, तो इसका भी परिमाण क्यू, इसका भी परिमाण क्यू, तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी 12 है तो गुना में कुछ लगा दो 2a, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू 2a, P इक्वल टू Q इंटू 2a। यही आपका क्या है द्विध्रुव, यही आपका क्या है द्विध्रुव। अगर इसका मात्रक आप देखो यूनिट तो Q आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम्ब मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्लियर, तो ये आपका द्विध्रुव कंप्लीट हुआ। अब द्विध्रुव के कारण आपको विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा और विद्युतीय क्षेत्र का लेक्चर चल रहा है तो पढ़ना तो जरूरी है कि नहीं। तो जल्दी से नोट करो और द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र दिखाते हैं। दो तरह का द्विध्रुव का कारण विद्युतीय क्षेत्र होता है, एक इसके लाइन पर और एक इससे परपेंडिकुलर, तो दो हमको विद्युतीय क्षेत्र पढ़ना है। तो जल्दी से इसे नोट किया जाए और उसको लगाते हैं। अगर ये आता है तो आपको 1 नंबर देके जाएगा, ये आता है तो आपको 1 नंबर देके जाएगा। तो ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब ये आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन में। अब आते हैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलो 3 मार्क्स वाला भी पढ़ते हैं। तो 3 मार्क्स वाला आपका टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे तो वो टॉपिक आप दिया हुआ है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
प्राप्त करें। देखो द्विध्रुव के अक्ष पर क्या करना है आपको, तीव्रता प्राप्त करना है। तो द्विध्रुव के कारण आपको यहाँ तीव्रता निकालना है उसके एक्सिस पर ही। कहाँ निकालना है, एक्सिस पर। और एक होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर, उसके इक्वेटर पर। तो सबसे पहले एक्सिस पर देखेंगे, फिर एक्सिस से कहाँ देखेंगे, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं अक्षीय अवस्था। इसको क्या कहते हैं बाबू, अक्षीय अवस्था। तो एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करे या विद्युतीय क्षेत्र प्राप्त करे। अरे विद्युतीय क्षेत्र बोल दे या तीव्रता बोल दे, बात एक ही होता है। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना, खाली विद्युतीय क्षेत्र बोल देता है और लड़कन लोग को पता ही नहीं चलता है, अरे हम लोग तो तीव्रता पढ़े हैं, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो वहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो आपका विद्युतीय क्षेत्र है वही क्या है, तीव्रता है। तो चलो सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। ये रहा एक चार्ज माइनस क्यू, द्विध्रुव में पहले माइनस क्यू को रखो क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। पहले प्लस बाद में माइनस लिखोगे तो ये स्टेबिलिटी नहीं होता है, पहले माइनस रखो। तो ये मान लो एक आवेश हो गया माइनस क्यू, 2l डिस्टेंस पर क्या हुआ, एक और आवेश हो गया आपका प्लस क्यू। और इसी एक्सिस पर कुछ दूरी पर मान लो कि यहाँ पर ही हमको क्या करना है, तीव्रता निकालना है। यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिए, P। और मान लेते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R। तो इसके कारण इस पर, या सबसे पहले तो इसके कारण इस पर एक तीव्रता मान लो मिल गया E1। तो याद रखो प्लस से क्या होता है कि लाइंस बाहर की ओर जाते हैं। याद रखना प्लस से लाइंस निकलता है, माइनस में लाइंस आता है, तो इससे आपको तीव्रता बाहर की ओर होगा और इसके कारण तीव्रता क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो इसके कारण तीव्रता को मान लेते हैं E2। इसके कारण तीव्रता E1 और इसके कारण तीव्रता क्या हो गया, E2, जो कि अंदर की ओर आएगा। याद रखना। अब यहां से इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो बताओ, यहां से यहां तक R है, ये 2l है, तो ये L हुआ, ये L हुआ। यहां से यहां तक R है तो यहां से क्या होगा, ये L हट जाएगा, यानी R माइनस L हो जाएगा। और यहां से इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो तुम ही बताओ, यहां तक तो तुम्हारा R था, ये L बढ़ गया तो R प्लस L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और तीव्रता पढ़े हैं हम लोग E = K/Q/R², पढ़े कि नहीं। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता घटेगा, दूरी घटाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी बहुत ज्यादा है तो इसका तीव्रता कम होगा, इसके कारण दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा होगा, यानी E1 ज्यादा होगा और E2 कम होगा। यानी यहाँ याद रखेंगे E1 इज ग्रेटर देन कौन सी है आपका, E2। E1 इज ग्रेटर देन E2। तो आइए बात करते हैं। पहले जो फिगर बनाए हैं इसको लिख लेंगे कि माना -Q तथा +Q आवेश के विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ पे एक मध्य बिंदु को बना लो O, मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए, अक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए, देखो तो यहां से R दूरी पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए क्या किए हैं, एक बिंदु P ले लिए हैं। तो प्राप्त करने के लिए एक बिंदु P लिया गया। अब P ना के मतलब P नहीं लेना है ना, पॉइंट एक लिए हैं, P लिया गया, ABCD वाला P। अतः अब जब ले लिए P तो भैया एक बार इसके कारण तीव्रता होगा, एक बार इसके कारण तीव्रता होगा। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण तीव्रता, +Q आवेश के कारण तीव्रता। ऐसा नहीं है कि इसके कारण E1 लिए हैं, इसके कारण E2 लिए हैं, इसको भी E2 इसको भी E1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 = वही फार्मूला K/Q कोची हो जाएगा R के जगह यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि E = तो आपको पता है K/Q/R² होता है कि ना, अभी तुरंत पढ़े हैं।
तो के क्यू बट यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर, और इक्वेशन क्या कर देंगे फर्स्ट। पुनः यदि बात करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर तीव्रता की बात करें तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू, E2 देखो इधर आ रहा है, तो E2 इक्वल टू वही होगा K, इसका भी परिमाण QA है, लेकिन डिस्टेंसवा देखो तो इसका R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 2 कहेगा कि सर में माइनस था, तो अरे यार यहाँ डायरेक्शन सेट कर दिए, देखो इसको इन्हें भेजें इसको इन्हें भेजें, माइनस है इसीलिए तो E2 इधर आया ना, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है कि इसका विद्युतीय क्षेत्र इधर होगा इसका उधर होगा, बाकी माइनस से कोई काम करना नहीं है। अब चूंकि आपको पता है कि E1 इज ग्रेटर देन कौची है E2, E1 क्या है E2 से जाता है, क्योंकि इसका दूरी कम है तीव्रता जाता होगा, इसका दूरी जाता है तीव्रता कम, देखो ना इतना दूर तो इसका दूरी कम है तो जाता होगा E1, तो E1 ज़्यादा E2 कम है, तो भाई इक्विवेलेंट निकालेंगे तो बड़का में से छोटा घटा देंगे। तो समतुल्य तीव्रता की बात करें, अगर समतुल्य तीव्रता की बात करें तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका होने वाला E1 माइनस E2, E इक्विवेलेंट कुछ होगा E1 माइनस E2, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 आपका हो गया KQ बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया KQ बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E इक्विवेलेंट की यदि हम बात करें तो देखो तो ध्यान से KQ दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू KQ कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा माइनस में 1 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो तो A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, E इक्विवेलेंट इक्वल टू KQ, और यहाँ हो जाएगा नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यानी इतना से इतना में भागा देंगे तो इतना आएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा ये बचेगा, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। अरे भिन्न का जोड़ घटाव कर दे यार, शॉर्टकट मार दिए तनिषा, आप लंबा में कर सकते, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना में आएगा, इससे भागा लगेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ आ जाएगा, इससे भागा लगेंगे तो ये वाला कट जाएगा यहाँ चल जाएगा, यानी E इक्विवेलेंट इक्वल टू KQ, और यहाँ देखो तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, और ये माइनस में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, और क्या होगा और क्या होगा और क्या होगा, तो माइनस में आपको देखिए तो यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस में 2LR होता, और ये माइनस जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में 2LR, समझ में आया। R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में होता, लेकिन इसके चलते माइनस में हो गया, ई माइनस में होता तो इसके चलते कुछ हो गया प्लस में हो गया, और नीचे आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, अरे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, R स्क्वायर से R स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये कैलकुलेशन अब आप खुद कर सकते हो। तो E इक्विवेलेंट आपको कितना आने वाला है यहाँ से, KQ ऊपर बचा 2LR और 2LR 4LR, और नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा देखो E इक्विवेलेंट इक्वल टू KQ, आप 4RL को देखो तो 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, 2 दूनी 4RL हो जाएगा, और यहाँ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा सा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू K का K और Q इंटू 2L आपका होता है P, ये मिला करके कोची हो गया आपका P इंटू में 2R इसका होल स्क्वायर है, और नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है आपको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय अवस्था में प्रूफ है। तो इतना सारा काम करना होगा तो आपको मिलने वाला है कितना बाबू, 3 मार्क्स। इतना सारा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मार्क्स। इसमें भी छोटा सा अगर आगे आपको छोटा सा पॉइंट लगा देता है कि अगर द्विध्रुव काफी छोटा हो, द्विध्रुव क्या हो, छोटा हो, अगर द्विध्रुव छोटा हो तब देखो, यदि द्विध्रुव छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, ध्यान से देखो तो इसको चाप के छोटा करेंगे, ई तो छोटा करेंगे तो ये जो 2L है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो L है आपका खत्म हो गया, ये डिस्टेंस तो P तो यहीं रहेगा, इसको इसे नजदीक करेंगे
इसको क्या करेंगे, नज़दीक करेंगे, ये तो वही रहेगा, है कि नहीं। चेंज कौन हो जाएगा, एल, एल एकदम कम हो जाएगा, सटेगा तो एल खत्म, यानी कि हो तो आपका आर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, एल से। आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, यानी एल लगभग आपको कुछ हो जाएगा 0, तो एल को यहाँ से हटा दो, यानी ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू और के पी इंटू जो 2r था, नीचे आपका एल खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4, एक बार से एक बार कट गया, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई इंटू पी, अरे के इंटू पी इंटू 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, आर का पावर 3। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी आपको तीव्रता में काम करेगा। तो इस तरह से आपको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, जो कि 3 नंबर में आपको काम करेगा। वहाँ भी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि जो आपका ई इक्विवेलेंट आया है वो क्या आया है, के पी 2 बटा आर क्यू। यहाँ से देखो तो ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, अरे के जगह पर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है ना, है। यहाँ से सबको हटा दो, अभी इक्विवेलेंट्स को समानुपाती कर दो 1/r क्यू का, बाकी सब कुछ हो गया कांस्टेंट हो गया। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में यहाँ तक लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलने वाला। अगर द्विध्रुव छोटा करने की बात करेगा तो वो वाला लिख दो, काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये अक्षीय अवस्था में तीव्रता आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको निरक्षीय अवस्था में तीव्रता को भी देखना है, निरक्षीय अवस्था में भी तीव्रता को आपको देखना है। तो निरक्षीय अवस्था का तीव्रता आपको लगने वाला है अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, जल्दी से नोट कर डालो, जल्दी से इसको नोट कर डालो।